नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारी जो तीसरा अध्याय है, कक्षा 12 समाजशास्त्र का जो तीसरा अध्याय है, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, इस अध्याय का जो पहला पार्ट है या पहला भाग है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, इस अध्याय के मुख्यतः 3 भाग हैं, जिसमें जाति, जनजाति और परिवार। जाति से संबंधित अवधारणाएं, जनजाति क्या है इससे संबंधित अवधारणाएं, और परिवार क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वर्तमान में उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, ये सब जो अवधारणाएं हैं वो इस अध्याय में दी गई हैं। तो इस भाग 1 के अंतर्गत हम केवल जाति है, उसकी परिभाषा है, उसका जो उत्पत्ति है, वर्ण है, वर्ण की उत्पत्ति है, उसमें दोनों में वर्ण और जाति में क्या वर्ण और जाति में क्या भेद है, दोनों में क्या अंतर है, और जाति का कालानुसार या समयानुसार जाति में क्या परिवर्तन आए या जाति के साथ जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम पहले भाग के अंतर्गत केवल जाति का ही अध्ययन करेंगे। अब जब मैं जाति के बारे में अध्ययन प्रारंभ करता हूं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जाति के अध्ययन को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब हम जाति का जब अध्ययन कर रहे हैं तो इस अध्ययन को हम काल के अनुसार, समय खंड के अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारत में जाति, फिर स्वतंत्रता से पूर्व मतलब औपनिवेशिक काल में या औपनिवेशिक काल में जाति की क्या स्थिति थी वो, और स्वतंत्रता के पश्चात आज तक जाति की क्या स्थिति रही है, या वर्तमान में या समकालीन जाति की क्या स्थिति है। इन 3 भागों में जाति को या जाति के अध्ययन को बांटा जा सकता है। प्राचीन भारत में, औपनिवेशिक काल में, और औपनिवेशिक काल से लेके स्वतंत्रता से के पश्चात से लेके वर्तमान तक जाति की क्या स्थिति है। इन 3 भागों में हम जाति के अध्ययन को बांट सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं जाति के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अतीत में जाति, कि अतीत में या प्राचीन काल में जाति क्या थी, हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, जनसंख्या केवल लोगों की भीड़ नहीं है, यह सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित वर्गों, समुदाय व संस्थाओं द्वारा निर्मित एक सामाजिक संस्था या एक सामाजिक व्यवस्था भी है, जिसे समाज कहते हैं। देखिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था जनसंख्या के बारे में, ठीक है, लेकिन जो लोग हैं वो केवल जनसंख्या ही नहीं है, लोगों के द्वारा समाज का निर्माण भी किया गया है। कक्षा 11 में भी हमने ये पढ़ा था कि सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहते हैं। तो सामाजिक संबंध किनके बीच में गठित होंगे? वो लोगों के बीच में ही गठित होंगे, समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो मानव रह रहे हैं। देखिए, जाति एक प्राचीन संस्था है। भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का ये प्रमुख आधार है। अब यहाँ एक शब्द आया है, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण, इसका मतलब क्या है? देखिए, समाज को बांटना, उच्च से निम्न स्तरों में समाज को बांटना सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। हर समाज, चाहे वो आधुनिक समाज हो, चाहे वो परंपरागत समाज हो, चाहे वो जटिल समाज हो, चाहे वो कृषक समाज हो, चाहे वो सरल समाज हो, कोई सा भी समाज हो, हर समाज उच्च से निम्न अनेक स्तरों में बटा हुआ होता है। जैसे मृदा के स्तर होते हैं, जैसे भूगोल में हम पढ़ते हैं मृदा के स्तर होते हैं, मिट्टी के स्तर होते हैं कि सबसे पहले भुरभुरी मिट्टी, फिर उसके नीचे मिट्टी की दूसरी परत, फिर उसके नीचे मिट्टी की तीसरी परत, फिर चौथी परत, ऐसे मिट्टी की परतें होती है। इसी प्रकार से समाज भी है, वो समाज भी है, अलग अलग स्तरों में बटा हुआ होता है। अब देखिए, भारत में मुख्यतः हमारा जो भारतीय समाज है उसको बांटने का तरीका है वो है जाति, और दुनिया में जो दुनिया के जो अन्य समाज है उनमें समाज को बांटने का तरीका है प्रजाति या वर्ग। देखिए, भारत ऐसा देश है जहां जाति का अस्तित्व पाया जाता है और जाति के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था है। समाज को हमने जाति के आधार पर उच्च व निम्न वर्ग में बांट रखा है। इसके अलावा दुनिया के अन्य देशों में या पूरी दुनिया में प्रजाति के आधार पे या फिर वर्ग के आधार पे, मुख्यतः वर्ग के आधार पे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग,
ऐसे वर्गों के आधार पर ही समाज को बांटा गया है। अब देखिए, जाति है वो भारतीय इतिहास और संस्कृति का भाग है जिसमें काल अनुसार समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। अब इस अध्याय में हम क्या करेंगे? इस अध्याय में हम प्राचीन भारत में और वर्तमान जाति व्यवस्था के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उन अध्ययनों के पश्चात जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में जानेंगे कि प्राचीन भारत में जाति कैसी थी, जाति की क्या स्थिति थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, और आज वर्तमान समय में जाति की भारत में क्या स्थिति है, वो शिथिल हुई है, वो कठोर हुई है, उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, क्या उसमें संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, क्या उसमें ढांचागत परिवर्तन हुआ है। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे। अब देखिए, मुख्यतः ये माना जाता है कि जाति केवल हिंदू धर्म या हिंदू समाज से ही संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति है वो भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत है उसको अपने आप में उपमहाद्वीप कहा जाता है, एशिया महाद्वीप के अंदर ही। तो जो जाति है वो भारतीय उपमहाद्वीप की एक अनूठी ऐसी विशेषता है कि जो केवल हिंदुओं में ही नहीं, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम, ईसाई और सिख समाजों में भी पाई जाती है। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं या हम ऐसा विद्यार्थी महसूस करते हैं कि केवल केवल हिंदू समाज में ही जाति प्रथा पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा जो भारत का जो उपमहाद्वीप है उसमें यहाँ के जो निवासी हैं, मुस्लिम समुदाय है, जो ईसाई समुदाय है, जो सिख समुदाय है, उनमें भी जाति का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि हिंदू से ही बहुत सारी जो समुदाय हैं वो कन्वर्ट भी हुए हैं। समय समय पे अनेक आक्रांताओं द्वारा जब यहाँ आक्रमण किया गया तो हिंदू से लोग अन्य धर्मों में या अन्य समुदायों में परिवर्तित भी हुए हैं। इसी का प्रभाव है कि मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में और ईसाई धर्म में भी जाति नामक व्यवस्था पाई जाती है। जैसे देखिए, मुस्लिमों में सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है। ये उच्च से निम्न क्रम में पाए जाते। सैयद हैं वो अपने आप में उच्च हैं, उनसे फिर निम्न शेख हैं, फिर उनसे बाद में मुगल और उनके बाद में पठान। ये भी एक तरीके से भारत में ही जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध जातियाँ होती है, वैसे ही यहाँ भी मुस्लिम धर्म में भी पाई जाती है। ईसाई में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवादी पाए जाते हैं। सिखों में भी अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं जाति का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। देखिए, मेरा इस अध्याय को प्रारंभ करने से के साथ साथ एक उद्देश्य ये भी है कि हम केवल ऊपरी ऊपरी बातें नहीं करें, या केवल बच्चे के लिए मेरा ये पूरा प्रयास है कि इस अध्ययन के द्वारा या इस वीडियो के द्वारा बच्चे के दिमाग में जाति से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हों। ऐसा नहीं हो कि जब बच्चा इस वीडियो को जब देख के उठे तो उसके दिमाग में कोई प्रश्न बाकी रह जाति से संबंधित। और साथ ही साथ ये परीक्षाओं के माध्यम मतलब परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ये पूरा प्रयास किया कि एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को इसमें यहाँ कवर किया जाए, तो कोई ऐसी बात छूटे नहीं कि जो विद्यार्थियों के एग्ज़ाम में फिर काम ना आ सके या विद्यार्थियों के एग्ज़ाम में कुछ समस्या क्रिएट कर सके। तो मेरा पूरा प्रयास है कि यहाँ हम जाति से संबंधित या जिस भी टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित सारी सूचनाओं को एकत्रित करें। चलिए अब हम जाति का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। देखिए, जाति शब्द की उत्पत्ति का सबसे पहले पता या जाति शब्द का सबसे पहले पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा ने लगाया था। किसने? ग्रेसिया डी ओरेटा ने। और जाति जो शब्द है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट, और जो कास्ट शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से आया है। कास्ट जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा से आया है, जिसका अर्थ है प्रजाति, रंग भेद, जन्म या विशुद्ध नस्ल। प्रजाति के लिए भी कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी रंग भेद को दर्शाने के लिए भी कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जन्म के भेद को दर्शाने के लिए भी कास्ट का प्रयोग किया जाता है, और विशुद्ध नस्ल के लिए भी कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, फ्रांस के एक विद्वान थे अब्बे डुबाय, उन्होंने जाति को प्रजाति के संदर्भ में प्रयोग किया था। वो जाति शब्द को प्रजाति के संदर्भ में प्रयोग करते थे। अब देखिए, भारत में जाति व्यवस्था पर जो व्यवस्थित कार्य है वो सबसे पहले भारत के समाजशास्त्री गोविंद सदाशिव धुरिये द्वारा अपनी पुस्तक
कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में सर्वप्रथम किया गया? कास्ट क्लास एंड इंडिया में व्यवस्थित अध्ययन उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने किया था। अब देखिए जाति क्या है। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जो अपने सदस्यों पर खान पान, रहन सहन, सामाजिक सहवास और विवाह संबंधी प्रतिबंध लागू करती है। एक ऐसा सामाजिक समूह जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। कहने का तात्पर्य कि एक बार आपने जिस जातिगत समूह में जन्म ले लिया, सदैव आप उसी समूह के रहेंगे। आप अपने जातिगत समूह में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहा गया कि ये जन्म पर आधारित है। आप अपने कर्म के आधार पे, आप अपनी योग्यता के आधार पे इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जिस दिन आपने जिस समूह में, जातिगत समूह में जन्म लिया है, मरणोपरांत आपको उसी जातिगत समूह में रहना पड़ेगा। आप विवाह के द्वारा, आप अपनी योग्यता के द्वारा, आप अपनी शिक्षा के द्वारा किसी भी प्रकार से उस जातिगत समूह में परिवर्तन नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये अपने सदस्यों पे खान पान, रहन सहन, सामाजिक सहवास और विवाह संबंधी प्रतिबंध लागू करती है। जो व्यक्ति जिस जाति का है, उस जाति से संबंधित जो भी खान पान के तरीके हैं, उन खान पान के तरीकों को उसे मानना पड़ेगा। उन रहन सहन के तरीकों को उसे मानना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण जातियां हैं तो वो मदिरा पान नहीं कर सकती, वो मांसाहार नहीं कर सकती, हुक्का पान के लिए उनके लिए मनाही है। साथ ही साथ सामाजिक सहवास या रहन सहन के बारे में कि निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों के यहाँ उनके साथ बैठ के हुक्का पान नहीं कर सकती, उनके साथ खान पान नहीं कर सकती। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ये पहले के समय में जो जाति के साथ लागू थी कि छत्ते का प्रयोग नहीं कर सकते निम्न जातियाँ, वो चप्पल नहीं पहन सकते या जूती नहीं पहन सकते, वो जो नगर की मुख्य सड़कें हैं उन पे नहीं आ सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो जाति के साथ लागू थी। जाति अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लागू करती थी। और मूल बात विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह संबंधी प्रतिबंध, जाति अंतः विवाह, कि कोई भी व्यक्ति है वो जिस जाति का है उसे उसी जाति के अंदर विवाह करना पड़ेगा। वो अपनी जाति से बाहर अन्य जाति में विवाह नहीं कर सकता। मतलब अंतर्जातीय विवाह नहीं हो सकते, अंतर्जातीय विवाह नहीं हो सकते। मूल बात यही है कि जो व्यक्ति जिस जाति का है उसे उसी जाति में विवाह करना होगा। देखिए एक विद्वान था लुईस ड्यूमा, उन्होंने जाति का मुख्य आधार पवित्रता और अपवित्रता की धारणा को माना है। उन्होंने कहा कि जाति में कौन सी जाति उच्च होगी, कौन सी जाति निम्न होगी, इसका आधार क्या है? इसका आधार है पवित्रता और अपवित्रता। जो धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर जितना पवित्र कार्य कर रहा है वो उतना ही उच्च जाति में शामिल होगा, और जो जितना अपवित्र कार्य कर रहा है, जो जितना अशुद्ध कार्य कर रहा है, वो उतनी ही निम्न जाति में शामिल होगा। देखिए एक विद्वान थे वेस्टरमार्क, मैं बता देता हूँ आपको। जब यहाँ विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात हुई है तो एक विद्वान थे वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क थे, उन्होंने कहा कि जातीय अंतः विवाह है, जातीय अंतः विवाह है, जाति अंतः विवाह क्या है? जाति का सार तत्व है। जाति अंतः विवाह जाति का सार तत्व है। मतलब जब तक जाति के अंदर विवाह करने की प्रवृत्ति बनी हुई है तब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी। जिस दिन जाति अंतः विवाह समाप्त हो जाएंगे और जातीय अंतर्विवाह प्रारंभ हो जाएंगे। अंतः विवाह मतलब अपनी जाति के अंदर विवाह, और अंतर्विवाह मतलब अपनी जाति के बाहर विवाह। तो जिस दिन जाति के बाहर विवाह होने प्रारंभ हो जाएंगे उस दिन जाति व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी और धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। अब देखिए मजूमदार व मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग का जो मतलब था वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है। एक बार आपने जिस जाति वर्ग में जन्म ले लिया आप सदैव उसी जाति के बन के रहेंगे, इसलिए ये एक बंद वर्ग है। देखिए चार्ल्स खुले ने कहा कि जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। मतलब ऐसा वर्ग जिसकी पूर्णतया सदस्यता किस पर आधारित है? वंश अनुक्रम पे, जन्म पे आधारित है, उसे हम जाति कहते हैं।
चलिए अब हम जाति की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। तो जब जाति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की जाती है तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विशेषताएं बताई हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत जब एक आम या कह सकते हैं कि सटीक जो प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की जाती है तो एक विद्वान का नाम आता है GS घुरिये का, गोविंद सदाशिव घुरिये। तो हम केवल उनकी 6 विशेषताओं का यहाँ अध्ययन करेंगे जो कि जाति की मुख्य विशेषताएं हैं। एक तरीके से ये प्रमाणिक विशेषताएं हैं, जो कॉमन विशेषताएं हैं वो GS घुरिये के द्वारा दी गई। तो पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। तो जाति है उसका पहली विशेषता यही है कि वो समाज को अनेक भागों में या अनेक खंडों में विभक्त करती है। उच्च से निम्न के अंदर उच्च जातियां, निम्न जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातियां हैं तो समाज का वो खंडात्मक विभाजन करती है, समाज को अलग अलग भागों में बांटती है। और आजकल तो देखा गया कि जाति के अंदर भी उपजातियां बनती जा रही हैं। तो पहला काम यही था कि समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा है, जाति की दूसरी विशेषता है कि इसमें संस्तरण प्रणाली पाई जाती है। देखिए जाति की दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें संस्तरण प्रणाली पाई जाती है। संस्तरण प्रणाली, अब देखिए संस्तरण प्रणाली क्या है। संस्तरण प्रणाली है वही जो हमने पहले चर्चा की थी कि जैसे मृदा के अलग अलग स्तर होते हैं वैसे ही जाति भी है, वो समाज को विभिन्न स्तरों में बांटती है, उच्च से निम्न की ओर। उच्च जातियां, मध्यम जातियां और निम्न जातियां, ऐसे ही समाज में जाति व्यवस्था है वो समाज को अनेक स्तरों में उच्च से निम्न की ओर बांटती है। ठीक है, फिर देखिए तीसरी विशेषता है जन्म पे आधारित। जन्म पे आधारित ये चर्चा हम कर चुके हैं कि जाति की सदस्यता जन्म पे आधारित है और जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है सदैव वो उसी जाति का बन के रहेगा, चाहे विवाह के पश्चात, चाहे वो किसी भी योग्यता या किसी भी दक्षता को प्राप्त कर चुका हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कितना ही संपन्न हो गया हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगली विशेषता है धार्मिक व सामाजिक नियोग्यताएं और विशेषाधिकार। अब देखिए प्रत्येक जाति है वो अपने सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है और उनके ऊपर कुछ विशेष धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंध भी लागू करती है। जैसे ब्राह्मण है तो उसे यज्ञ करने का, हवन करने का विशेष अधिकार है, दान लेना व देना उसका विशेष अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना उसका विशेष अधिकार है, पूजा पाठ करना उसका विशेष अधिकार है। जैसे क्षत्रिय है तो उसका अलग विशेष अधिकार है और वैश्य है तो उसका अलग विशेष अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ कुछ धार्मिक और सामाजिक नियोग्यताएं भी हर सामाजिक वर्ग अपने सदस्यों को हर जातीय समूह अपने सदस्यों को देता है। जैसे देखा गया था कि जो निम्न जातियां हैं उनके लिए क्या था, हमने चर्चा की थी कि उनके लिए छाते का उपयोग वर्जित था, उनके लिए जूता पहनना वर्जित था, उनके लिए शहर में मतलब जब सूर्य अस्त के समय जब परछाई ज़्यादा बड़ी बनती है उस समय शहर में उनका प्रवेश वर्जित था। शहर की मुख्य जो सड़कें हैं उनके ऊपर उनका प्रवेश वर्जित था, उनके ऊपर चल नहीं सकते थे। बहुत बार ये देखा गया था कि जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं वो अपने गले में छोटी सी हांडी या मटकी लटका के चलते थे ताकि अगर थूकने की जरूरत पड़े तो उसी में थूके। या फिर जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति शहर में चलता रहता या पथ पे चलता तो अपने साथ लकड़ी के 2 गट्टे रखता, लकड़ी के 2 टुकड़े रखता और उनको बजाते हुए चलता ताकि उच्च जातियों को पता चल जाए कि इस मार्ग से अभी कोई ना कोई निम्न जाति का व्यक्ति गुजर रहा है। तो ऐसी अनेक नियोग्यताएं जातीय समूह के साथ जुड़ी हुई थी, जाति के साथ जुड़ी हुई थी। देखिए वर्तमान में इन विशेषाधिकारों में और इन नियोग्यता में परिवर्तन हो गया है, लेकिन हम यहाँ जाति के मूल स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। फिर है व्यवसाय के चुनाव पर प्रतिबंध। देखिए जाति की एक विशेषता यह है कि वो अपने सदस्यों पर व्यवसाय के चुनाव संबंधी प्रतिबंध लगाती है। क्योंकि ये जन्म पर आधारित है तो आपका व्यवसाय भी जन्म के ऊपर ही आधारित होगा। जैसे नाई का बेटा नाई बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मणी होगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई होगा, कुम्हार का बेटा कुम्हार का कार्य ही करेगा, उसे अलग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। जाति की अंतिम विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध, जो हमने पहले चर्चा कर ली थी कि
जाति के अंतर्गत अंतः जातीय विवाह ही होंगे, आप अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। ठीक है। अब जाति की प्रमुख विशेषताएं देखिए। एक समझने की बात यह भी है कि अगर आप विद्यार्थी जाति की परिभाषा को ठीक से समझ लेंगे तो आपको जाति की विशेषताएं स्वतः ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जाति की जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी इसकी परिभाषा को प्रकट कर रही हैं, या इसकी परिभाषा वो सारी सारी इनकी विशेषताओं को प्रकट कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए हम आगे अध्याय में चलते हैं। अब एक जाति के साथ एक दूसरी अवधारणा जुड़ी हुई है जिसको हम वर्ण बोलते हैं। कई बार जाति की उत्पत्ति के बारे में जब चर्चा करते हैं तो हम उसके साथ साथ वर्ण की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि प्राय यही माना जाता है कि वर्ण से ही जाति की उत्पत्ति हुई है। जो वर्ण है वही आगे चल के जाति में तब्दील हुए हैं। तो चलिए सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि जो वर्ण है वो हमारे यहाँ 4 माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। इन 4 वर्णों में हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इन 4 वर्णों के द्वारा 4 सामाजिक समूह बनाए गए थे। जाति से पूर्व की हम बात कर रहे हैं कि हमारे समाज को इन 4 भागों में बांटा गया था, इन 4 वर्णों में बांटा गया था। देखिए, जाति से बहिष्कृत, विदेशियों, दासों, युद्ध में पराजित व अन्य लोगों के लिए एक 5वीं श्रेणी या पंचम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे तो मुख्यतः समाज में केवल 4 ही वर्ण हैं, लेकिन कभी कभी इस पंचम शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है ऐसे जो लोगों के लिए जो जाति से बहिष्कृत हैं, या विदेश से आए हैं, या जो दास हैं, या युद्ध में पराजित हुए हैं। अब देखिए, वर्ण है उसकी उत्पत्ति संस्कृत के व्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनाव करना, जिसका अर्थ है वृत्ति के अनुसार, जिसका अर्थ है रंग। कहने का तात्पर्य कि वर्ण का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, उसको 3 प्रकार से लिया जाता है: वर्ण या चुनाव करना, वृत्ति के अनुसार और रंग। तो पहली बात है वर्ण या चुनाव करना। एक ही प्रकार के व्यवसाय का चुनाव करने वाले लोग एक वर्ण के माने जाते हैं। जैसे सारे के सारे ब्राह्मण, अब उनका एक ही वर्ण होगा, एक ही प्रकार का। जैसे कोई पूजा पाठ करने का काम करता है, कोई प्रजा की रक्षा करने का काम कर रहा है, कोई प्रजा के पेट भरने के लिए कार्य कर रहा है, कोई प्रजा की सेवा का कार्य कर रहा है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है वो उसी वर्ण का होगा, उसका वर्ण वही होगा। फिर है वृत्ति के अनुसार, जैसा व्यक्ति का स्वभाव है, जैसा व्यक्ति का व्यवहार है, मतलब कहने का वही बात हो गई, जैसा व्यक्ति कार्य कर रहा है, जैसा उसका स्वभाव है, वही उसका वर्ण होगा। तीसरा बात है एक समान रंग वालों के लोगों के समूह के लिए भी वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आर्यों और दासों के लिए, आर्यों के लिए उच्च वर्ण के लिए माना जाता है, और दासों को या उस समय द्रविड़ों के लिए निम्न वर्ण की बात की जाती थी। तो रंग को बताने वाला, या व्यक्ति के व्यवहार को बताने वाला, या व्यक्ति के व्यवसाय को बताने वाला क्या है? वर्ण ही है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वर्ण की उत्पत्ति के बारे में, कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, मुख्यतः इसके 3 या 4 हैं जो इसकी उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है ऋग्वेद के पूर्व सूक्त के अनुसार। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद की जो पूर्व सूक्त है उसके अनुसार ये कहा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा वर्ण की उत्पत्ति की गई है। ब्रह्मा के द्वारा वर्ण की उत्पत्ति, मतलब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट या उदर से वैश्य और जंघाओं से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा पूर्व सूक्त के अनुसार माना गया है ऋग्वेद में। ठीक है, समझ में आई बात कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट या उदर से वैश्य और जंघाओं से शूद्र की उत्पत्ति, या जंघाओं या पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, उपनिषद के अनुसार व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के गुण व कर्म है उनके आधार पे वर्ण की उत्पत्ति हुई है। कि व्यक्ति की पूर्व
जन्म में जो उसने के गुण थे, उसका जो कर्म था, उसके आधार पर उसको वही वर्ण मिला है। फिर है महाभारत के अनुसार, महाभारत में महर्षि भृगु ने बताया था कि पूर्व में केवल एक ब्राह्मण वर्ण ही था, इस सृष्टि पर केवल एक ब्राह्मण ही था, और इस ब्राह्मण वर्ण ने ही धीरे धीरे अन्य वर्णों की उत्पत्ति की। पहले ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मणों ने अपनी रक्षा के लिए क्षत्रिय की उत्पत्ति की, फिर उसके बाद उन्होंने अपने लालन पालन के लिए वैश्य की उत्पत्ति की, और फिर उन्होंने अपनी सेवा के लिए शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की है। ऐसा महाभारत में महर्षि भृगु ने बताया है। और इसकी उत्पत्ति का अंतिम सिद्धांत है गीता के अनुसार। गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने गुणों के आधार पे वर्णों की उत्पत्ति की है। उन्होंने कहा कि सत, रज और तम, ये तीनों जो गुण हैं, इन गुणों के आधार पे ही मैंने वर्ण की उत्पत्ति की है। जिसमें सत की अधिकता है, कृष्ण के अनुसार जिसमें सत की अधिकता है वह है ब्राह्मण। जिसमें सत गुण की अधिकता है उसको ब्राह्मण कहा गया। फिर जिसमें सत और रज, जिसमें सत और रज, सत यानी सात्विक, रज यानी राजसिक, इन दोनों गुणों का समावेश है वह है क्षत्रिय। और जिसमें रज और तम, राजसिक और तामसिक गुणों की अधिकता है वह है वैश्य। और अंत में जिसमें केवल तम की अधिकता है, या केवल जिसमें तामसिक गुणों की अधिकता है, उसको शूद्र कहा गया है। चलिए, वर्ण के बारे में, वर्ण की उत्पत्ति के बारे में हम समझ चुके हैं, आगे चर्चा करते हैं। देखिए, जाति एक ऐसा व्यापक शब्द है जो किसी भी प्रकार के, किसी भी चीज के प्रकार, किस्म या वंश को बताने हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इतना, जाति अपने आप इतना व्यापक शब्द है कि एक तरीके से किसी भी नस्ल को बता रहा है कि ये जीव जंतु कौन सी नस्ल का है, ये पेड़ पौधा कौन सी नस्ल का है, या ये वस्तु किस नस्ल की है, या इसकी जाति क्या है, इसका किस्म क्या है, इसके लिए भी जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक मूल बात कि वर्ण है उसका वर्गीकरण संपूर्ण भारत में एक जैसा है। पूरे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चार भागों के या इन चार वर्णों के अलावा दूसरे वर्ण नहीं पाए जाते हैं। और इनका सीक्वेंस भी पूरे भारत में यही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि जो जाति है वो अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है, उसमें क्षेत्र अनुसार परिवर्तन होता रहता है। किसी क्षेत्र में कोई उच्च जाति है, किसी क्षेत्र में कोई दूसरी उच्च जाति है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जाति में उपजाति के समूह भी बन गए, एक जाति से ही दूसरी उपजातियां भी बनती चली गई हैं। इसलिए क्षेत्र विशेष के अनुसार किसी उच्च और निम्न जातियां भिन्न भिन्न होती जा रही हैं। अब देखिए, हमने पहले भी चर्चा की है कि जाति की उत्पत्ति से पहले जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी। मतलब पहले वर्ण आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और यही वर्ण धीरे 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 परिवर्तित होते हुए जाति में तब्दील हो गए। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जो किस पे आधारित थी? कर्म पे आधारित थी। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पे क्या कर सकता था? अपने वर्ण का चुनाव कर सकता था, क्योंकि चारों वर्ण है वो कर्म पे आधारित थे। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था वो उसी वर्ण में शामिल हो सकता था। और वर्ण एक खुली व्यवस्था थी, न कि एक बंद व्यवस्था। जाति एक बंद व्यवस्था थी। ठीक है, इसका एक प्रमुख उदाहरण क्या है? महर्षि वाल्मीकि, जो कि मूलतः शूद्र थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण वर्ण के माने गए या ब्राह्मण वर्ण में शामिल हो गए। अपनी योग्यता के आधार पे, अपने गुणों के आधार पे, अपने कार्यों के आधार पे उन्होंने अपने वर्ण में परिवर्तन कर लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वर्ण और जाति में भेद था। वर्ण था वो खुली व्यवस्था थी, उसमें कर्म पे आधारित था, कर्म के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे ये वर्ण ही आगे चल के जाति में तब्दील हो गया और जाति व्यवस्था कठोर व्यवस्था हो गई कि जिसमें आप अब जिस जाति में जन्म ले रहे हैं सदैव उसी जाति के बन के रहेंगे, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण है वो जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गए, उसमें तब्दील हो गए। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी और उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। अब हम जाति और वर्ण में अंतर कर लेते हैं कि जाति और वर्ग में
जाति और वर्ण में क्या अंतर है? देखिए, जाति है वो जन्म पे आधारित है, वर्ण है वो कर्म पे आधारित है। कि आप जिस जाति में जन्म लेंगे सदैव उसी जाति के बन के रहेंगे, लेकिन वर्ण आप अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकते हैं। आपका जो भी वर्ण है वो आप कर्म पे आधारित है, आप अपने वर्ण में कर्म के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप वैश्य वर्ण में जन्म लिया है, लेकिन आप ब्राह्मण जैसे कार्यकलाप करके अपनी योग्यता बढ़ा के आप अपने आप को ब्राह्मण वर्ण में शामिल कर सकते हैं। फिर है, जाति के अंदर खान पान, रहन सहन और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं, जबकि वर्ण पे ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। क्योंकि वर्ण में ऐसा नहीं था कि आप दूसरे वर्ण के साथ रह नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खान पान नहीं कर सकते, ऐसा वर्ण पे लागू नहीं होता। यह केवल जाति पे आधारित जो व्यवस्था है उसी पे लागू होता है। फिर जाति बंद और कठोर व्यवस्था है। जाति में एक बार आपने जन्म ले लिया, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि वर्ण है वो खुली और लचीली व्यवस्था है। आप अपने वर्ण में अपनी योग्यता के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, ये एक लचीली व्यवस्था है। फिर जाति अपरिवर्तनशील व्यवस्था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये सदैव कठोर और अपरिवर्तनशील बनी रहती है। जबकि वर्ण है वो गतिशील व्यवस्था है और परिवर्तनशील व्यवस्था है, वर्ण में गतिशीलता पाई जाती है। फिर जाति है वो उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आई थी और वर्ण है वो वैदिक काल से अस्तित्व में आया था। तो अब हम जाति और वर्ण के बारे में मुख्यतः समझ चुके हैं। अब देखिए, मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ एक जाति और वर्ग में क्या फ़र्क है। जाति और वर्ण में हमने अंतर देख लिया। जाति और वर्ग में, जाति जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जो अपने सदस्यों पर खान पान, रहन सहन और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध लागू करती है। अब बात करते हैं वर्ग की। जाति को छोड़ के अन्य किसी आधार पे समाज में जब समूहों का निर्माण होता है, जाति को छोड़ के अन्य किसी आधार पे समाज में जब समूहों का निर्माण होता है तो उसे वर्ग कहा जाता है। जैसे जाति को छोड़ के कोई भी बन जाए, शिक्षा के आधार पे बन जाए, संपत्ति के आधार पे बन जाए, आर्थिक आधार पे बन जाए, राजनीतिक आधार पे बन जाए, धार्मिक आधार पे बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। शिक्षकों का वर्ग, इंजीनियरों का वर्ग, डॉक्टर्स का वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, पूंजीपतियों का वर्ग, मजदूर वर्ग। केवल जाति को छोड़ के अन्य किसी आधार पे समाज में जब भी समूह बनते हैं तो वो क्या बनते हैं? वर्ग बनते हैं। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। और जाति व्यवस्था को दो सिद्धांतों से समझ सकते हैं। पहला है भिन्नता और अलगाव और दूसरा है संपूर्णता व अधिक्रम। देखिए, भिन्नता और अलगाव से मतलब क्या है कि यहाँ कहने का मतलब है कि प्रत्येक जाति है वो दूसरी जाति से भिन्न है और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंधों का पालन करती है। भिन्नता का मतलब एक जाति दूसरी जाति से भिन्न है और एक जाति को दूसरी जाति के साथ रहन सहन, खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। साथ ही साथ संपूर्णता व अधिक्रम, इसका उल्टा है एक तरीके से कि अकेली जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, सभी जातियां मिलके इस जाति व्यवस्था को संपूर्ण करती हैं, या प्रत्येक जाति इस जाति व्यवस्था का केवल एक भाग है। क्योंकि अगर ब्राह्मण जातियां होंगी और अन्य जातियां नहीं होंगी तो फिर भी जाति का कोई अस्तित्व नहीं होगा, या फिर केवल एक शूद्र जाति होगी और अन्य ऊपर की तीन जातियां नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियां नहीं होंगी तो भी जाति व्यवस्था का कोई प्रादुर्भाव नहीं होगा। क्योंकि यह तो एक अधिक्रमित व्यवस्था है, उच्च से निम्न की व्यवस्था है, इसलिए इसमें संपूर्णता भी है और इसमें भिन्नता भी है। दोनों चीजें जाति पे लागू होती हैं। अब देखिए, जाति के साथ एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और जुड़ी हुई है कि धार्मिक व कर्मकांडीय दृष्टि से जाति में शुद्धता व अशुद्धता संबंधी अंतर भी पाया जाता है। जो हमने पहले बात की थी लुईस ड्यूमा की, कि जाति के साथ शुद्धता और अशुद्धता का भाव भी जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति धार्मिक कर्मकांडों के अंतर्गत शुद्ध कार्य करता है वो उच्च जाति का माना जाता है, और जो अशुद्ध कार्य करता है या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि अपवित्र कार्य करता है
तो वो उसकी जाति हमेशा निम्न मानी जाती है। जैसे इसका उदाहरण कह सकते हैं कि पूजा पाठ के समय जो हवन करता था, जो मंत्रोच्चारण करता था, जो पूजा पाठ करता था, वो तो उच्च जाति का माना जाता था। जो वहाँ साफ सफाई करता था, या जो वहाँ पुष्प आदि की व्यवस्था करता था, या वहाँ की और जो व्यवस्थाएं देखता था, वो उस ब्राह्मण से निम्न जाति का माना जाता था। और जहाँ वो नरबलि जो वहाँ जो नरबलि नहीं, वहाँ जो पशु बलि देता था, या वहाँ और साफ सफाई का कार्य करता था, उसको सदैव निम्न जाति का माना जाता था। तो धार्मिक कर्मकांडों में के समय जो समूह जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसकी जाति उससे भी निर्धारित होती थी। पवित्रता के साथ उच्च जातियों का संबंध था और अपवित्रता के साथ निम्न जातियों का संबंध था। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को, शुद्धता और अशुद्धता संबंध। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ हमारे अतीत में जाति, या जो जाति प्राचीन भारत में जो जाति थी, उसका कॉन्सेप्ट या उसके बारे में हम चर्चा पूरी कर चुके हैं कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था कैसी थी, कैसे वो वर्ण से जाति में तब्दील हुई, जाति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं औपनिवेशिक काल में जाति के बारे में, कि अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेजों का भारत पे शासन था, जब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे, उस समय भारत में जाति की क्या स्थिति थी। देखिए, 1850 से 1947 का जो काल है, वो भारत में उपनिवेशिक काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में अंग्रेजों का भारत पे शासन रहा था। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है, मुख्यतः 1947 से पूर्व और 1947 के पश्चात। इसी तरह जाति को भी हम स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात दोनों समय में बांट सकते हैं, दोनों समय में बांट के पढ़ सकते हैं। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि प्राचीन भारत में जाति, और अंग्रेजों के समय में जाति, और स्वतंत्रता के बाद में जाति, इन तीन भागों में हम जाति को पढ़ें। देखिए, अब जो औपनिवेशिक काल है, उसमें या उपनिवेशवाद के समय, अंग्रेजों के समय, जाति व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए, जाति व्यवस्था में बहुत सारे अंतर आए। देखिए, मुख्यतः अंग्रेज जो थे, वो भारत की जाति व्यवस्था को इसलिए समझने का प्रयास करते थे, या कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था पे अनेक अध्ययन किए, उनके जो विद्वान थे उन्होंने अनेक सर्वेक्षण किए, समय समय पे वो अनेक जो मानवशास्त्री हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्री है, उनको भारत में लेके आते थे। उनके द्वारा भारत के अंदर जाति व्यवस्था पे सर्वे भी किए जाते थे, जाति व्यवस्था के ऊपर अनेक शोध कार्य किए जाते थे, अध्ययन कार्य किए जाते थे। इनका मूल उद्देश्य इनका ये था कि वो भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझ सकें, क्योंकि अगर वो भारत की सामाजिक व्यवस्था को अच्छे से समझ लेंगे तो वो भारत पे आसानी से शासन कर सकते हैं, क्योंकि भारत है वो एक बड़ी जटिल सामाजिक व्यवस्था वाला देश रहा है हमेशा से ही। अब और उसकी मुख्य अवधारणा सामाजिक व्यवस्था की जाति रही है। अब इस जाति को समझने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे अध्ययन और सर्वेक्षण भी किए, ताकि वो इस देश पे कुशलता से शासन कर सके। और इसका एक परिणाम ये भी था कि उन्होंने फूट डालो और राजकुल की नीति को अपनाया, क्योंकि उनको पता था कि भारत में जो जातिगत व्यवस्था है वो उच्च से निम्न में बटी हुई है, उच्च जातियाँ और निम्न जातियाँ हैं वो आपस में बटी हुई हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया, इसीलिए उन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया, इसीलिए उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास किया, जिसका एक प्रमुख उदाहरण क्या था? प्रमुख उदाहरण था भारत की जनगणना। और 1901 में हर्बर्ट रिजले ने जाति आधारित जनगणना भी की थी, या हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में भारत में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना 1901 में हुई थी। इसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में भी कर चुके हैं। अब देखिए, एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आता है भारत में, कब? 1901 में, जब जाति आधारित जनगणना हुई। देखिए, जाति आधारित जनगणना से पहले एक तरीके से भारत में जातियों के बारे में लिखित में कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, लिखित कोई भी दस्तावेज नहीं था। लेकिन 1901 में जब रिजले ने जाति आधारित जनगणना करवाई, तो उन्होंने उस समय कौन सी जाति किस जाति से उच्च है, कौन सी जाति किस जाति से निम्न है, इन सब का भी अभिलेख या रिकॉर्ड संधारित किया। उसका परिणाम ये हुआ कि
जो हमारी जो भारत की जो जातिगत समूह थे वो पहले बहुत अस्थिर व लचीले थे। लोग अपनी पहचान के प्रति इतने ज़्यादा एक तरीके से डेस्परेट नहीं थे, एक तरीके से इतने सजग नहीं थे कि भाई मेरी जाति इस जाति से ऊपर है, मेरी जाति इस जाति से नीचे है। इतना विचार नहीं किया जाता था, एक अस्थिर और लचीलापन था। परंतु जब जनगणना में इन चीज़ों को शामिल किया गया कि कौन सी जाति किससे ऊपर है, कौन सी जाति किससे निम्न है, तो इस समय क्या हुआ, इस समय जो जाति व्यवस्था है उसके अधिक्रम में कठोरता का समावेश होने लग गया। अब वो लचीलापन कि भाई ठीक है तुम्हारी जाति उच्च मान लो, मेरी जाति को निम्न मान लो, इन सब चीज़ों को बड़ी संवेदनशीलता से लिया जाने लग गया। अब बड़े ही लोग कठोर होते चले गए कि नहीं मेरी जाति उच्च है, मेरी तुम्हारी जाति निम्न है। और क्योंकि अब ये रिकॉर्ड में आने लग गया था, अब वो संधारित होने लग गया था, इसलिए जैसे ही जाति में कठोरता का समावेश हुआ उसके अभिक्रम में जातिगत दूरियां भी बढ़ने लग गई। और ये जो जातिगत जनगणना थी ये भारत में जातियों के बीच में खाई बढ़ाने का काम करने लग गई, जाति के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम इसने किया। तभी तो मैंने कहा था कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, बांटो और राज करो, वही फूट डालो राज करो, तो उन्होंने वही कार्य किया। अब देखिए और क्या चेंज हुए औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू किए गए भू राजस्व व्यवस्थाओं व प्रबंधों व कानून ने उच्च जातियों के जाति आधारित अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी। अंग्रेजों के समय में क्या हुआ कि जिन के पास भूमि से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी या जो कानून उस समय लागू थे, उन्हीं कानूनों को अंग्रेजों ने भी मान्यता प्रदान कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अधिकांश जो उच्च जातियां थी उन्हीं का भू राजस्व पे अधिकार था या भूमि पे अधिकार था या भू राजस्व उन्हीं के द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो क्या हुआ, एक तरीके से उनको ये मान्यता दे दी गई कि ये जातियां उच्च जातियां रहेंगी। फिर जो पहले के समय में जो परंपरागत जो वर्ग थे, राजा थे, पुरोहित थे, साहूकार था, शिल्पकार था, कृषक था, मजदूर था, उसके स्थान पे अब नए वर्ग पनप गए। अब राजा और पुरोहित नहीं रहे, अब जमींदार वर्ग हो गए, साहूकार आसामी वर्ग हो गया, कृषक मजदूर अलग हो गए, पूंजीपति अलग हो गए, औद्योगिक मजदूर अलग हो गए, अधिकारी वर्ग अलग पनप गया। मतलब हमारी जाति व्यवस्था के अंतर्गत भी भारत में अब नए वर्गों का उदय हो गया। साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था में भी परिवर्तन किया और जो जातियां या जो लोग या जो समूह राजस्व एकत्रित करके राजाओं को देते थे या वो फिर बाद में अंग्रेजों को पहुंचाने लग गए, तो उन्हें ही उन जाति का भूस्वामी बना दिया गया, उन्हें ही वहां का जमींदार बना दिया गया। अंग्रेजों के कारण ही पुरानी जो जातिगत वर्ग है वो समाप्त हो गए और नए सामंती व्यवस्था भारत में पनप गई, जिसमें जमींदार है और मजदूर वर्ग पनप गए और जमींदार ही उच्च वर्ग से आते थे। जमींदारों का वर्ग स्वतः ही उच्च हो गया। देखिए अब औपनिवेशिक काल के अंत की बात करते हैं। 1930, 35, 40 के लगभग की बात करते हैं। 1947 में देश आज़ाद हो गया, तो उससे लगभग 10-20 साल पहले औपनिवेशिक काल के अंतिम सालों में अंग्रेजों ने क्या किया, दलित वर्ग के कल्याण के कार्य भी किए। या दलित वर्ग या जो निम्न वर्ग था, अछूत वर्ग जिसको बोलते थे, अस्पृश्य वर्ग जिसको बोलते थे, उसके कल्याण के लिए भी उन्होंने कार्य किया। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम है, भारत की सरकार को चलाने के लिए। देखिए कंपनी का शासन चलता था, उसके बाद में इंग्लैंड की महारानी का शासन चलता था भारत पे। तो इंग्लैंड की संसद ने भारत में सरकार कैसे चलेगी या उसके लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू किया। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंदर उन्होंने जाति और जनजातियों को सूचीबद्ध किया और उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए। अब उन्होंने जो निम्न वर्ग थे, जो दलित वर्ग थे, जो अस्पृश्य वर्ग थे, जो पिछड़े वर्ग थे, उनके लिए जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति शब्दों का प्रयोग किया और उनको सूचीबद्ध भी किया कि कौन कौन से ये वर्ग हैं जो जनजाति वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति के वर्ग हैं।
और उसी समय में अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द अस्तित्व में आया। देखिए, जाति अधिक्रम में सबसे नीचे वाली जातियां जिन्हें अस्पृश्य अछूत कहा जाता था, उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया। और कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल या अंग्रेजों के समय में जातीय व्यवस्था में जो भी आधारभूत परिवर्तन हुए हैं, उनका एक प्रमुख कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आधुनिकता भी रहा है। क्योंकि अंग्रेज अपने साथ साथ अपनी कल्चर भी लेके आए, अपने साथ वो अपनी आर्थिक व्यवस्था भी लेके आए, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, और साथ ही साथ वो तकनीक भी लेके आए, वो औद्योगिकरण भी लेके आए, वो पश्चिमीकरण भी लेके आए। तो ऐसी जो चीज़ें थी, इन्होंने ही औपनिवेशिक शासन में जातीय व्यवस्था में परिवर्तन किया। चलिए, अब हम जातीय व्यवस्था का जो अंतिम भाग है, जो हमने 3 भागों की बात की थी, प्राचीन भारत में जाति, औपनिवेशिक काल में जाति और उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद जाति की क्या स्थिति भारत में रही। तो हम अंतिम भाग है या जाति के अंतिम जो कालानुसार जो खंड है कि समकालीन भारत में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, या स्वतंत्रता के बाद में जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये तो हमें पता ही है कि राष्ट्रीय जो आंदोलन था या भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें एक तरीके से जो सभी जातियों ने मिलके एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बड़े पैमाने पे लोगों ने जुड़ के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी ली थी। तो उस समय क्या हुआ, जब सभी जातियां राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थी, तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ दलित वर्गों के लिए और अस्पृश्य जातियों के लिए भी संगठित प्रयास होने लग गए थे। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ जो जातिगत समूह है, उन्होंने अपने आप को संगठित करने का प्रयास भी करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो दलित वर्ग था या जो अस्पृश्य जातियां थी, जो निम्न जातियां थी, उन्होंने अपने आप को संगठित करने का प्रयास राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ ही प्रारंभ कर दिया था। और उसी समय में इनका नेतृत्व करने वाले अनेक जो समाज सुधारक हैं, वो भी सामने आए, जिनमें महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, अय्यनकली, श्री नारायण गुरु या दक्षिण भारत के पेरियार, ऐसे अनेक समाज सुधारक हुए, जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन के साथ साथ जो दलित वर्गों के या निम्न जातियों के उद्धार के लिए जो आंदोलन हो रहे थे या जो उनके लिए संगठित प्रयास हो रहे थे, उनमें उनका नेतृत्व भी किया और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। देखिए, स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ जब इन निम्न समूहों के अधिकारों की चर्चा भी जब होने लग गई थी, तो अब राष्ट्रीय आंदोलन के जो जनक थे या जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो अग्रिम नेता थे, और उस या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, उनको भी ये बात समझ में आ गई थी कि इन निम्न जातियों को या ये जो दलित वर्ग हैं, इनको भी संगठित करके इनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस की जो कार्यसूची है या कांग्रेस की जो मांगे थी, उनमें इन बातों को विशेष स्थान दिया गया। और इसी का परिणाम था कि जब देश आज़ाद हुआ, तो भारत में जातिगत व्यवस्था या जाति व्यवस्था या जाति प्रथा की जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया या कर भी नहीं सकते, जाति प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जाति के साथ जो कुरीतियाँ जुड़ी हुई थी, उनकी समाप्ति का पूर्ण प्रयास कर दिया गया, जाति प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, राज्य के विकास संबंधी कार्य, निजी उद्योगों में वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, ऐसे बहुत सारे जो अवधारणाएं थी, ऐसे बहुत सारी जो परिवर्तन थे, जिन्होंने जाति प्रथा में भी परिवर्तन किया। देखिए, जब देश आज़ाद हो गया, तो सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, सरकार ने अनेक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करने का कार्य प्रारंभ किया। लघु व कुटीर उद्योग भारत में पनपने लग गए, भारत में धीरे धीरे नगरीकरण होने लग गया, औद्योगिकरण की तरफ भारत आगे बढ़ने लग गया। आधारभूत स्टील उद्योग है या जो कह सकते हैं जो मूलभूत आधारभूत उद्योग है भारत में, वो भी प्रारंभ हो गया था। भारत धीरे धीरे आर्थिक परिवर्तन भी भारत में होने लग गए थे। उसका परिणाम हुआ कि इसका प्रभाव समाज पे भी पड़ा। जब समाज पे पड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जाति प्रथा या जाति परंपरा या जाति व्यवस्था पे भी इसका परिवर्तन हुआ। और इसका एक परिणाम ये हुआ
कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल होती चली गई। लेकिन देखिए, जाति व्यवस्था यहाँ शिथिल होती चली गई, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन भी होता चला गया, लेकिन जो जाति के साथ अंतर विवाह था कि अपनी जाति के अंदर ही विवाह करें, यह प्रक्रिया है वो अप्रभावित ही रही। और स्वतंत्रता के बाद में भी इसमें परिवर्तन बहुत बहुत कम आया, या कह सकते हैं कि न के बराबर परिवर्तन हुआ। उच्च जातियों के मध्य तो अंतर्जातीय विवाह प्रारंभ हो गए, परंतु उच्च व निम्न जाति के मध्य अभी भी अंतर्जातीय विवाह नहीं हुए और अभी भी वही सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध उन पर लागू थे। अभी भी उच्च जातियों निम्न जातियों में भेद होता था, अभी भी उच्च जातियों निम्न जातियां आपस में विवाह नहीं करती थी। हाँ, उच्च जातियां आपस में अंतर्जातीय विवाह कर लेती थी थोड़े बहुत, लेकिन उच्च जातियों और निम्न जातियों के मध्य तो अंतर्जातीय विवाह न के बराबर थे। अब देखिए, आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र जनता का, जनता के ऊपर जनता के द्वारा शासन प्रारंभ हुआ और देश में राजनीतिक दल भी बनने लग गए। तो सीधी सीधी बात है कि अब जो राजनीतिक क्षेत्र था वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जाति के लिए एक प्रमुख केंद्र हो गया। भारत की जो राजनीति है वो जाति के लिए एक तरीके से प्रमुख केंद्र बिंदु बन गई। अब चुनावों के अंदर जाति एक मुख्य मुद्दा बन गया, क्योंकि आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन में ही जातिगत समूह थे वो संगठित होने लग गए थे। अब जब भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया तो इन जातीय समूहों, इन संगठनों को समझ में आ गया कि हमारी जो मजबूती है वो किसी भी सरकार को बनाने या गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इस लोकतंत्र में हमारा भी पूरा अधिकार है, इस लोकतंत्र में हमारी भी पूरी जिम्मेदारी है, इस लोकतंत्र में हमारा पूरा हिस्सा है। हम उतने ही भागीदार हैं जितनी उच्च जातियां हैं, बस हमें एक जगह संगठित होकर भारत के लोकतंत्र में हिस्सेदारी रखनी होगी। और इसी का परिणाम था कि 1980 के दशक में जाति आधारित राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से भारत में उभरते हुए हम देख सकते हैं कि जाति के आधार पर भारत में अनेक राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिनका मुख्य आधार जाति ही था। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं जाति के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में औद्योगिकरण, नगरीकरण, एक तरीके से आर्थिक परिवर्तन, या कह सकते हैं कि जो भी परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के बारे में अनेक विचारधाराएं, अवधारणाएं अनेक समाजशास्त्रियों ने दी। उनमें से हम कुछ के बारे में चर्चा करेंगे जो जाति से संबंधित हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री जिनका नाम था एम.एन. श्रीनिवासन। इनका पूरा नाम था मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। इनका जन्म है 1916 और इनकी मृत्यु 1999 में बेंगलोर में हुई। 1916 में इनका जन्म कर्नाटक में मैसूर में हुआ। ये प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री हैं। देखिए, इन्होंने दक्षिण भारत में जाति, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति या प्रबल जाति की अवधारणा प्रस्तुत की। एम.एन. श्रीनिवासन है, इन्होंने भारत की जाति के संदर्भ में जो प्रमुख अध्ययन होने थे, जैसे जी.एस. घुरिये है, एम.एन. श्रीनिवासन, ये प्रमुख ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने जाति के बारे में भारत में बहुत अच्छे अच्छे अध्ययन किए और जो जाति की स्थिति को प्रकट करते हैं ऐसे अध्ययन किए। 1977 में इनको इसीलिए भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। अब देखिए, यहाँ हम उनकी कुछ पुस्तकों की चर्चा करते हैं, क्योंकि आगे हम उनकी जो संस्कृतिकरण है, उनकी जो प्रभु जाति की अवधारणा है जाति से संबंधित, उसका अध्ययन करेंगे। तो उनकी प्रमुख पुस्तकें थी जो बहुत बार पूछी भी जाती हैं एग्जाम के अंदर। द रिमेंबर्ड विलेज, मेरे सपनों का शहर, 1976 में, 1976 में। फिर है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन, 1963। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में जाति, 1962। इंडियाज विलेज, भारतीय गांव, 1955। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स, 1952। देखिए, इनकी 4 या 5 पुस्तकें जो मैंने बताई हैं, ये इनकी मुख्यतः तो इनके 30 से अधिक किताबें लिखी गई हैं इनके द्वारा, लेकिन ये 4 या 5 पुस्तकें ऐसी हैं जो
कक्षा 12 के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें द रिमेंबर्ड विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स, ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इनको विद्यार्थी याद रखें। चलिए अब हम इनकी प्रमुख 2 अवधारणाएं हैं, संस्कृतिकरण और प्रभु जाति की अवधारणा, उन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो एम एन श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन 1963 पुस्तक में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था या उसके बारे में उन्होंने बताया था। देखिए एम एन श्रीनिवासन ने पहले इसको ब्राह्मणीकरण कहा था, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को उन्होंने पहले ब्राह्मणीकरण कहा था। क्यों कहा था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए एम एन श्रीनिवासन ने मैसूर के अंदर एक कुर्ग गांव है, उस कुर्ग गांव में एक कुर्ग जाति है, कुर्ग गांव में कुर्ग हम चर्चा कर रहे थे कि एम एन श्रीनिवासन ने मैसूर के कुर्ग गांव में कुर्ग जाति का अध्ययन किया और उसके बाद में ये संस्कृतिकरण की या ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी। अब देखिए संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निम्न जाति, जनजाति या कोई भी जातीय समूह किसी उच्च जाति या द्विज जाति के तौर तरीकों, कर्म कांडों, उसके सामाजिक व्यवहार, उसकी जीवन पद्धति को अपनाता है ताकि वो जाति अनुक्रम में अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को ऊपर उठा सके, ताकि वो भी उच्च जातियों में शामिल हो जाए। अब क्या करता है इस प्रक्रिया के दौरान, वो क्या करता है इस प्रक्रिया के दौरान उसका जो जातीय समूह है वो 2-3 पीढ़ियों तक या उससे 2-3 से भी ज़्यादा पीढ़ियों तक क्या करता है, उस जो उच्च जाति है या जो द्विज जाति है उसकी जीवन पद्धति को अपना लेता है और 3-4 पीढ़ियों के बाद में वो क्या करता है, अपने आप को उच्च जाति में शामिल करने का दावा प्रस्तुत कर देता है। वो जातीय समूह कह देता है कि अब हमें भी उच्च जाति में शामिल किया जाए, परंतु जो उच्च जातियाँ होती हैं वो उनके इस दावे का विरोध भी करती हैं, वो उनके इन कार्यों का विरोध भी करती हैं और उनको अपने साथ उच्च जाति में शामिल नहीं करती हैं। देखिए मूल बात समझ में आई कि निम्न के जातियों के द्वारा उच्च जातियों के तौर तरीकों, जीवन पद्धति, कर्मकांड को 2-3 पीढ़ियों तक अपना लेना और अपने आप को उच्च जाति में शामिल होने का दावा प्रस्तुत करना, ये जो प्रक्रिया है वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन उच्च जातियों द्वारा उन्हें अपनी जाति में शामिल नहीं किया जाता। अब जब उच्च जातियां उन्हें अपनी जाति में शामिल नहीं करती हैं, परंतु अब क्या है कि वो जो जाति का समूह है, निम्न जाति है, वो अपने बराबर की जो निम्न जातियां हैं उस समूह में भी अपने आप को शामिल नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसकी जीवन पद्धति तो कैसी हो चुकी होती है, उसकी जीवन पद्धति तो उच्च जाति की जैसी हो चुकी होती है। इसकी वजह से क्या है, वो अपने जातिगत समूह में भी शामिल होना नहीं चाहता और वो अपने आप को अपने जातिगत समूह से ऊपर समझने लग जाता है। मतलब वो अपने जातिगत समूह में अपने जाति अनुक्रम में परिवर्तन कर लेता है। मतलब अपने जाति के, अपने लेवल की जो जातियाँ है ना, अपने समान जो जातियाँ हैं, उन जातियों से अपने आप को उच्च समझने लग जाता है। अब देखिए इस संस्कृति की प्रक्रिया से वो जो निम्न जाति है वो अपने जातिगत समूह में तो ऊपर उठ जाती है, लेकिन वो जाति की जो मूल संरचनात्मक व्यवस्था है या जो जाति का मूल संरचनात्मक ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाती। मतलब निम्न जाति है वो उच्च जाति में शामिल नहीं हो सकती हैं, लेकिन वो अपने बराबर की जो निम्न जातियां हैं अपने बराबर की जो निम्न जातियां हैं उससे अपने आप को उच्च समझने लग जाती हैं। मतलब अपने जाति का। चलिए अब हम प्रभु जाति की चर्चा करते हैं। प्रबल जाति या प्रभु जाति, वैसे तो सामाजिक विज्ञानों में जो प्रभु जाति शब्द है या प्रबल जाति का जो शब्द है वो अफ्रीकी राजनीतिक व्यवस्था की विश्लेषण हेतु किया जाता था कि अफ्रीका में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें उच्च जो निम्न जातियाँ थी उनके लिए प्रबल जाति या प्रभु जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन समाजशास्त्र में प्रभु जाति उसे कहते हैं जो जाति किसी क्षेत्र या गांव विशेष में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली तो होती हैं, साथ ही साथ संख्या बल में भी अधिक होती हैं। कहने का मतलब क्या, किसी भी क्षेत्र में जिस भी जाति की संख्या अधिक होती है, साथ ही साथ जिसमें शिक्षा अधिक होती है, जिसके पास पैसा अधिक होता है, जिसकी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से जो प्रभावशाली होती है,
ऐसी जाति को उस क्षेत्र की प्रभु जाति कहा जाता है या उसको प्रबल जाति कहा जाता है। देखिए जो प्रभु जाति है, प्रबल जाति है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अनेकों बार संदर्भ समूह की भूमिका भी निभाती है। मतलब निम्न जातियां हैं वो अपने क्षेत्र की जो प्रभु जाति होती है, जो प्रबल जाति होती है, अधिकांश देखा गया है कि उनका अनुसरण करती है। अब देखिए ये एक सीमित क्षेत्रीय प्रक्रिया है। सीमित क्षेत्रीय प्रक्रिया से मतलब कि ये केवल एक क्षेत्र विशेष या सीमित क्षेत्र तक ही लागू होती हैं। हर क्षेत्र में प्रभु जाति भिन्न भिन्न होती हैं। किसी क्षेत्र में प्रभु जाति कुछ अलग होगी, किसी क्षेत्र में प्रभु जाति कुछ अलग होगी। कहीं ब्राह्मण जातियां हैं, कहीं वैश्य जातियां हैं, कहीं शुद्र जातियां भी हो सकती हैं, कहीं क्षत्रिय जातियां भी प्रबल जाति या प्रभु जाति हो सकती है। देखिए एक प्रमुख कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, उत्तर भारत में प्रभु जातियों के लिए या प्रबल जातियों के लिए अजगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अहिर, जैसे जाट, जैसे गुजर और ऐसे राजपूत। मतलब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ हमारे यहाँ प्रभु जाति या प्रबल जाति के लिए अजगर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसको प्रभु जाति को, जो प्रभु जातियाँ हैं वो हैं सदगोप। गुजरात में पाटीदार हैं, महाराष्ट्र में मराठा है, आंध्र प्रदेश में खंबा और रेड्डी हैं, कर्नाटक में वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय है, केरल के नायर हैं, तमिलनाडु में वेल्लार या वेल्लास हैं, या कल्लर हैं, या पंडेयाची हैं, बिहार में यादव हैं और इजवन। ये यहाँ की प्रभु जातियाँ मानी गई हैं। अब देखिए प्रभु जाति के बारे में एक विद्वान हुए हैं एस.सी. दुबे। उन्होंने अपना एक लेख था कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, न्यू डायरीज 1968। सॉरी ये एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, ये न्यू सीरीज है, न्यू सीरीज 1968। इसमें उन्होंने प्रभु जाति के बारे में आलोचना स्पष्ट की है, आलोचना की है। चलिए अब बात करते हैं जाति व्यवस्था में आए समकालीन परिवर्तन कि जाति में वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन आए। तो जो हमने जाति की जो विशेषताएं पढ़ी थी, एक तरीके से कह सकते हैं उन्हीं में परिवर्तन हुआ है मुख्यतः। देखिए खान पान व रहन सहन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन। अब कोई उच्च जाति का है तो उसको मदिरा पान नहीं करना या मांसाहार नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी प्रकार के खान पान को, रहन सहन को अपना सकता है। अब इसमें परिवर्तन हो चुका है। अब कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के साथ बैठ के खान पान कर सकता है, हुक्का पान कर सकता है, उसके साथ रह सकता है। ऐसे कोई भी प्रतिबंध अब उसके ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। इनमें धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है। व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध ये हो गया है कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपने गुण के आधार पर किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी सुनार की दुकान भी ब्राह्मण खोल सकता है, या फिर कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति है वो नाई की दुकान भी खोल लेता है, कि या कह सकते हैं परचून की दुकान है वो केवल वैसे ही लोग नहीं, किसी अन्य जाति के लोग भी खोल लेते हैं। कहने का मतलब अब व्यवसाय के संबंध में प्रतिबंध लागू नहीं होता, अब इसमें परिवर्तन होता चला गया है। फिर है अब उच्च जातियों का प्रभुत्व घट गया। अब जाति के संबंध में एक बात देखी गई है कि अब उच्च जाति या निम्न जाति का कॉन्सेप्ट ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि भारत का जो कानून है उसके अंतर्गत भी सबको समानता का अधिकार दिया गया है। इसीलिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी लागू किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का नहीं बरत सकता या अस्पृश्यता की भावना नहीं रख सकता। संवैधानिक अधिकार, भारत के संविधान जो आर्टिकल है 14 है, 14 से लेकर जो 32 तक जो हमारे मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, कही गई हैं, जो भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, देखिए अब अंतर्जातीय विवाह भी खूब होने लग गए हैं और अब विलम्ब विवाह भी खूब होने लग गए हैं। विलम्ब विवाह मतलब देरी से या बड़ी उम्र में विवाह करना। शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, अब ये कहीं भी नहीं है कि आप उच्च जाति के हैं तो ही आप शिक्षा ग्रहण करें। अब हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सरकार ने
प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर रखा है और हर बच्चे को विद्यालय जाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ एक नया परिवर्तन ये आया है कि अभिजात वर्ग का उदय हो गया है। अब जाति व्यवस्था में शिक्षा, योग्यता और आर्थिक आधार पे अभिजात वर्ग का, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बड़ी नौकरियां करते हैं या जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका एक अलग वर्ग बन गया है जो जाति से संबंधित नहीं है, जो किसी भी जाति का है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो व्यक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अच्छी शिक्षा प्राप्त किया हुआ है या फिर एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, तो वो एक अभिजात वर्ग में गिना जाएगा। चलिए इस अध्याय का अब अंतिम भाग, जो विद्यार्थियों के लिए कई बार इसमें से प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। प्रमुख समाज सुधारक जिन्होंने जाति के क्षेत्र में काम किया और जातिगत जो अन्याय था उसको दूर करने का प्रयास किया। सबसे पहले बात करते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, 1827 से 1890। देखिए 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की महाराष्ट्र में स्थापना की थी। इन्होंने जातीय व्यवस्था का विरोध किया था और ये निम्न जाति के मानवाधिकार और न्याय हेतु समर्पित थे। फिर बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्नी थी। इनको भारत की प्रथम महिला शिक्षक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम पुणे में 1948 में बालिका विद्यालय प्रारंभ किया था और भारत की प्रथम शिक्षिका ये कही जाती हैं। और नारी शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए और इनकी मृत्यु हुई थी, वो प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करते इनकी मृत्यु हुई थी। अब चर्चा करते हैं अय्यनकली की। केरल के ये दलित नेता हैं जिनका जन्म केरल में हुआ था। मुख्यतः इनको जब याद किया जाता है तो दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने व बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु आंदोलन किया था। मतलब अय्यनकली ने दलितों को मुख्य जो सार्वजनिक सड़कें हैं उन पर चलने के लिए और बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किए थे। इसके लिए इनको दलित नेता माना जाता है। फिर बात करते हैं पेरियार की। दक्षिण भारत के ही एक निम्न जाति आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वैसे तो पेरियार का अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया था और यही जस्टिस पार्टी आगे चल के द्रविड़ कड़गम पार्टी में बदल गई और ये द्रविड़ कड़गम पार्टी फिर आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गई। लेकिन पेरियार को दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलनों का एक प्रमुख नेता माना गया है। इन्होंने जाति व्यवस्था का भी पुरजोर विरोध किया था। फिर एक नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, ये इनका जन्म केरल में हुआ था और इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। इन्होंने एक नारा दिया था, सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। और यह मूर्ति पूजा के बड़े ही घोर विरोधी थे। इन्होंने अनेक मठों और मंदिरों की स्थापना भी पूरे भारत में की थी। चलिए विद्यार्थियों, आज के जाति के संदर्भ में जो भी कॉन्सेप्ट था, जाति के संदर्भ में जो भी अध्ययन था, वो हमारे यहाँ आज पूरा हुआ। जाति के संदर्भ में जो भी प्रश्न उत्तर हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनको हम इस अध्याय के अंतिम भाग में, जब हम जनजाति और परिवार इन दोनों के बारे में अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद में एक साथ पढ़ेंगे। चलिए, आशा करता हूँ आज का ये अध्ययन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नए अध्याय के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।